Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। तो अभी तक हम लोग हमारा टॉपिक नंबर ए, बी और लास्ट लेक्चर में हमने सी भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम हमारा डी वाला टॉपिक देखेंगे। वो क्या है? एग्जामिनेशन सिस्टम एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ये भी आज ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये? परीक्षा प्रणाली और उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, या परिचय। तो परीक्षा के बारे में हम जानते हैं कि भाई एग्जाम जो होते हैं, परीक्षाएं जो होती हैं, दे आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एजुकेशन, या फिर अनिवार्य हिस्सा है वो हमारी शिक्षा प्रणाली का। एंड हैव बीन रिफर्ड टू एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये परीक्षाएं जो हैं वो जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं जो दिमाग तक जाती हैं, ठीक है, उसी प्रकार से वो जितनी जरूरी है वैसे ही एग्जाम का होना बहुत जरूरी है किसी भी शिक्षा प्रणाली में। हाउएवर, ऑल एजुकेशनिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये वो लोग होते हैं जो शिक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है, बड़े साइंटिस्ट होते हैं। तो उन लोगों का क्या मानना है? उन्होंने बिटरली डिनाउंस या फिर कड़ी निंदा की है। कड़ी निंदा हमारी जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उसकी कड़ी निंदा की है। जो एग्जामिनेशन सिस्टम है और एजुकेशन सिस्टम है उसकी। क्यों? उनका मानना है कि बिकॉज इट हैज मेड नेशन अ जनरेशन ऑफ मेमोराइजर्स एंड क्रैमर्स, कि इस शिक्षा प्रणाली ने, इस एग्जामिनेशन प्रणाली ने एक रटने वाली पीढ़ी बना दी है। बच्चे समझते नहीं है, बस रट के मार्क्स ले आते हैं। सो एजुकेशन हैज बिकम एग्जामिनेशन सेंटर्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टूडेंट सेंटर्ड, कि जो शिक्षा है उसका पूरा अर्थ जो है वो एग्जाम में नंबर लाना रह गया है, और स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या वो एक अच्छा इंसान बन रहा है, कोई मतलब नहीं है। एक बहुत फेमस कमीशन था 1948 में, राधा कृष्णन कमीशन। उसका ये कहना था कि इफ दे वेयर टू सजेस्ट वन सिंगल रिफॉर्म इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इट वुड बी दैट ऑफ एग्जामिनेशन, कि अगर वो कोई एक सुझाव देना चाहें हमारे शिक्षा व्यवस्था को लेके तो वो होगा एग्जामिनेशन का, कि किस तरह से एग्जाम लिए जाने चाहिए। ठीक है, इसी पर उनका मानना था, ज्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट सिस्टम है, प्रेजेंट शिक्षा प्रणाली है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसमें क्या दोष है। डिफेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है, परीक्षा प्रणाली, उसमें क्या दोष है। तो मोटे मोटे तौर पे ये चार हमारे दोष हैं कि चांस का एलिमेंट होता है उसमें, मेमोरी को ग्लोरीफाई किया जाता है, सब्जेक्टिविटी होती है और हैवी स्ट्रेस होता है बच्चों में। कैसे, हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्टिविटी। ठीक है, सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्ति परकता। The subjective attitude of examiner influences the marks, meaning a deserving student may fail while an undeserving may pass। ठीक है, कि बहुत बार ऐसा होगा कि जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, चेक करने वाले जो होते हैं, उनका एटीट्यूड जो होता है वो ऐसा होता है, मूड है तो 10 में से 9 नंबर दे दिए, नहीं मूड है तो कम नंबर दिए, या जिसने ज्यादा पेज भरे हैं उससे ज्यादा नंबर दे दिए, कम पेज वाले ने सही बातें लिखी हैं उससे कम मार्क्स दिए। तो ये सब्जेक्टिव होता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो इससे क्या होता है, डिजर्विंग बच्चा जो होता है, जिसे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए उसे नहीं मिलते हैं, और अनडिजर्विंग जो पेज भर के आ गया उससे मिल जाते हैं। तो यह बहुत बड़ा एक डिफेक्ट है, आप सबने महसूस किया होगा। एलिमेंट्स ऑफ चांस, नेक्स्ट, अवसर का तत्व। सक्सेस often depends entirely on luck. If the few selected questions a student prepared appear in the exam, they get excellent credits without studying the whole year। कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे बस एग्जाम से पहले PYQs को एनालाइज करके और प्रिपेयर कर लेते हैं और उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। तो इसमें एलिमेंट ऑफ चांस होता है कि भाई आप जो चीजें पढ़ के जा रहे हो, एनालाइज करके जा रहे हो, वो आ गई, साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की और आपके मार्क्स अच्छे आ गए। तो ये भी एक कमी है कि ऐसा डिजाइन नहीं होना चाहिए एग्जाम्स का। नेक्स्ट, ग्लोरिफिकेशन ऑफ मेमोरी, ये याददाश्त का महिमा मंडन। प्रेजेंट एग्जाम टेस्ट ओनली आर्टिफिशियल मेमोरी एंड सुपरफिशियल फैक्ट्स, इग्नोरिंग क्लियर थिंकिंग एंड ओरिजिनलिटी। कि हमारा जो प्रेजेंट एग्जाम्स जो होते हैं उसमें बस जो जितना रट के गया है, जितने फैक्ट्स और फिगर्स आपने एग्जाम में जाके वॉमिट कर दिए हैं, पेपर पे लिख दिए हैं, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी थिंकिंग क्या है, सोच क्या है, कितनी आपने ओरिजिनल चीजें लिखी हैं। यहाँ पे सिर्फ याददाश्त का महिमा मंडन होता है, ये अगली कमी हो गई। नेक्स्ट, heavy mental stress and strain, भारी मानसिक तनाव और दबाव। The present examinations exercise a heavy mental strain making children panic struck, कि जो फिलहाल का जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो बच्चों पे बहुत ही मानसिक दबाव डालता है, बच्चे पैनिक की सिचुएशन में रहते हैं। कोठारी कमीशन करके 1964-66 में आया था, उसका ये कहना था कि जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम कॉज अनहेल्दी राइवलरीज एंड द फियर ऑफ फेलियर समटाइम्स लीड्स टू एक्सट्रीम मेजर्स लाइक सुसाइड, कि बच्चों में एक बहुत ही अनहेल्दी सा कंपटीशन कर देते हैं मार्क्स या फिर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, कि जो जितने ज्यादा मार्क्स लाएगा उससे उतनी ज्यादा इज्जत मिलेगी क्लास में, समाज में, बच्चों के बीच। इससे अनहेल्दी कंपटीशन होता है और बहुत बार बच्चे दबाव में आकर सुसाइड कर लेते हैं। ये देखिए कितने सारे होर्डिंग्स हैं यहाँ पे सुसाइड के। कोटा में जो बच्चे प्रिपरेशन करने जाते हैं या जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोअरिंग ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स, नैतिक मानकों में गिरावट। कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारा, उसमें सिर्फ बच्चों को द हाई एम्बिशन टू पास, बच्चों को सिर्फ पास होने का रहता है कि यार पास हो जाए बस कैसे भी। उसके लिए बच्चे इमोरल प्रैक्टिसेस, अनफेयर मीन्स, इनडिसिप्लिन फॉलो करते हैं, कि बच्चे किसी भी हद तक चले जाते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं बच्चे, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, क्लास में टीचिंग करेंगे, हाथ में देखिए ऐसे लिख के लाते हैं, माइक्रो जेरोक्स करा लेते हैं बच्चे, टॉयलेट में बहुत सारे गाइड्स रख देते हैं, और एक तरफ यही बच्चे कहते हैं कि शिक्षा जो है वो देवी है, उसकी इज्जत करो, पाँव भी टच हो जाता है तो बच्चे हाथ लगाते हैं, और वहीं पे टॉयलेट में पेपर डाल देते हैं। तो इस तरह का सिस्टम है हमारा एग्जाम का, कि पास होने के लिए बच्चे किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो ये एजुकेशन हमारा सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम का दोष है। नेक्स्ट, इग्नोरिंग कैरेक्टर क्वालिटी, चरित्र की गुणवत्ता की अनदेखी। तो ये जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट पे फोकस करता है, कि सिर्फ पढ़ाई वाले पे, मार्क्स वाले एस्पेक्ट पे, और ये क्या क्या चीजें इग्नोर करता है कि बच्चा कितना सत्यवादी है, ठीक है, सोशली बच्चा कैसा है, औरों के साथ कैसे बिहेव करता है, ये सब चीजें नेग्लेक्ट हो जाती हैं। इसलिए आपने पेरेंट्स को अक्सर कहते हुए सुना होगा, बच्चा पढ़ ले और ये कॉलेज मिल जाएगा तुझे, फिर लाइफ सेट है, फिर तुझे जो करना हो, जो मस्ती करनी हो, जो हुड़दंगी करनी हो करना। ठीक है, तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है कि जो चरित्र है उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है, बस अच्छा कॉलेज या अच्छे मार्क्स आ जाएं उतना काफी होता है। नेक्स्ट, सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, की जो मौजूदा मौजूदा परीक्षा प्रणाली है उसमें सुधार के लिए क्या क्या सुझाव हैं हमारे पास। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है, एक एक करके। इम्प्रूविंग एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, बाहरी परीक्षाओं में सुधार। बाहरी परीक्षा क्या होती है, जैसे बोर्ड की होती है, जो आपके स्कूल में नहीं देते, आप बाहर कहीं जाके देते हो। तो उसमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन शुड बी मेड स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव एंड एग्जैक्ट, एंड ओवरऑल ऑप्शन शुड बी एलिमिनेटेड टू स्टॉप सिलेक्टिव स्टडिंग। कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए कि बच्चा पीवाई क्यू देख के बस कुछ प्रश्न पढ़ के आ गया है और एग्जाम में उसने लिख दिए और उसके मार्क्स अच्छे आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, हर पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चंस बनाने हैं ताकि बच्चा सिलेक्टिव स्टडिंग ना कर सके और अच्छे से साल भर पढ़ाई करे। नेक्स्ट, इंप्रूविंग इंटरनल एग्जामिनेशन, आंतरिक परीक्षाओं में सुधार, जो स्कूल में होती है अक्सर, इसमें भी सेम चीज करनी है कि टीचर शुड बी ट्रेन फॉर ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन शुड बी डन थ्रू आउट द ईयर टू मिनिमाइज द चांस फैक्टर। कि भाई टीचर को साल भर बच्चे को पूरा ऑब्जर्व करना है, बच्चा यूटी में कैसा परफॉर्म करना है, बच्चा हाफ ईयर एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहा है, पेरेंट्स मीटिंग में क्या उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि घर पे कितना पढ़ रहा है। तो ओवरऑल आपको बच्चे पे पूरे साल भर ध्यान देना है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन करना है बच्चे का, ठीक है, लगातार, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंप्रूविंग रिटन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षाओं में सुधार कैसे, the proportions of short answer type and objective type questions should be increased to reduce subjectivity। तो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि टीचर का मूड है, किसी ने पेज ज्यादा भरे हैं नंबर अच्छे दे दिए, टीचर का मूड अच्छा है नंबर अच्छे दे दिए। तो इस सब्जेक्टिविटी को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए जिनमें एमसीक्यू हो। क्यों, ये सही है तो सबका सही है, ठीक है, गलत है तो गलत है, अगर आपने गलत लिखा है तो गलत ही होगा, टीचर नंबर नहीं दे सकता इसमें। और छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछने चाहिए एग्जाम में टीचर्स को, कि जिसका आंसर सटीक हो और टीचर को नंबर देना पड़े, और गलत है तो नंबर काट सके। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग सीसीई, ठीक है, सीसीई क्या है, हमने अभी 2 लेक्चर पहले देखा था, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है एक तरह का बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का, ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए एग्जाम्स में, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ मार्किंग सिस्टम को हटा के। इसमें क्या होता है कि बच्चे की सारी चीजों का रिकॉर्ड देखा जाता है कि बच्चा फिजिकली कैसा रहा, मेंटली कैसा रहा, बच्चे का टीचर्स के प्रति, अपने सहपाठियों के प्रति व्यवहार कैसा था। तो बच्चे का ओवरऑल एक मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि एंड में मार्क्स ले आए, आप साल भर मस्ती की और आप हीरो बन गए, सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, फिजिकल मेंटल हर चीज में बच्चा आगे बढ़ रहा है, और फाइनल एग्जाम वाली चीज में बच्चा डर रहा है, तो ये चीज ज्यादा कारगर साबित होगी। नेक्स्ट, अब जो कोठारी कमीशन है उसने भी कुछ सुझाव दिए थे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके प्रति कुछ सुझाव दिए थे। तो क्या है ये सुझाव, हम देख लेते हैं। इवैल्यूएशन, ये मूल्यांकन, शुड बी कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल प्रोसेस एंड पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। कि जो मूल्यांकन है उस पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है, कि बच्चों को जिस तरह से आप मूल्यांकन कर रहे हो, जैसे ग्रेड्स दे रहे हो, वो टीचर के पढ़ाने का और बच्चों के सीखने का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, तो उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, साइंटिफिक प्रोसीजर्स या फिर वैज्ञानिक परिक्रियाएं, ठीक है, प्रक्रियाएं, सॉरी। तो साइंटिफिक होनी चाहिए, बच्चे कैसा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, कैसा उनका रिजल्ट आ रहा है, तो हम उससे किस तरह से उनका मूल्यांकन करेंगे, वो साइंटिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना ये बच्चा हमें अच्छा लगा तो इसको ज्यादा नंबर दे दिए, ये बच्चे मेरे कास्ट का है या ये बच्चा मेरे गांव का है तो इसे ज्यादा नंबर दे दिए, कुछ साइंटिफिक रीजन होना चाहिए मूल्यांकन के पीछे। नेक्स्ट, इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, या आंतरिक मूल्यांकन, शुड बी शोन सेपरेटली फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मार्क्स। कि बच्चे को जो बोर्ड में या जो दूसरे स्कूल में मार्क्स मिल रहे हैं उनको, और जो उसे स्कूल में मिल रहे हैं इंटरनल, इन दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है, 100 में से बच्चे के 90 मार्क्स आ गए और पता चला जो इंटरनल मार्क्स थे उसके 30 मार्क्स, तो स्कूल ने अपने परसेंटेज अच्छे करने के लिए 30 में से 30 दे दिए, तो पता नहीं चल पाता है
ठीक है, कि कहाँ पे भाईबंदी हुई है कहाँ नहीं हुई है। तो इनका कहना था कि जो स्कूल में जो मार्क्स मिलते हैं उन्हें अलग रखो आप, और जो बाहर मिलते हैं उन्हें अलग रखो, ताकि पता चल पाएगा कि स्कूल कितनी भाईबंदी कर रहा है। Next, the internal assessment of the school should be comprehensive and evaluate all aspect of student growth। कि जो इंटरनल असेसमेंट होता है स्कूल में, जो मूल्यांकन होता है बच्चे का, वो सारी चीजें कवर करके चले, सिर्फ मार्क्स नहीं। जैसे हमने सीसी में बताया था ना आपको, कि बच्चे का फिजिकल, मेंटल, ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स आपको लेके चलने हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक दो चीजों पे मार्क्स के बेसिस पे आप जज कर रहे हो। नेक्स्ट, अब हम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स देखेंगे। अभी तो हमने जनरल सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, अब हम देखेंगे कि रिटन एग्जाम में क्या सुधार कर सकते हैं हम, ओरल में क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम्स, ये लिखित परीक्षाओं में क्या सुधार कर सकते हैं हम। पहला है डिटेल्ड मार्किंग स्कीम, कि भाई जो पेपर सेट करते हैं, पेपर बनाते हैं जो टीचर्स, उनको एक डिटेल्ड मार्किंग स्कीम सेट करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे ने पेज भर दिया तो लो भाई तुम्हें मिल गए 10 में से 10, और किसी बच्चे ने सिर्फ 5 पेज लिखे हैं तो उससे आपने नंबर ही नहीं दिए। भाई एक मार्किंग स्कीम होनी चाहिए कि भाई बच्चे ने क्या फैक्ट्स और फिगर्स यूज किए हैं, बच्चे ने क्या अंडरस्टैंडिंग शो की है, बच्चे की भाषा कैसी है, ऐसे डिटेल्ड मार्किंग स्कीम होनी चाहिए, सिर्फ पेज भरने पे नंबर नहीं मिलने चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन। So introducing innovations like centralized evaluation and randomization of answer scripts using fictitious roll numbers। कि अभी क्या होता है हमारे यहाँ पे पेपर्स ऐसे चेक होते हैं कि इस स्कूल के पेपर यहाँ चले गए, उस स्कूल के वहां चले गए, रैंडमली कोई टीचर किसी मूड में चेक कर रहा है, कोई किसी में। तो इनका ये सुझाव है यहाँ पे कि एक ऐसे सेंट्रल कोई हमारी इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, कि है ना भाई, हर स्टेट में एक इंस्टीट्यूट है और सभी स्कूल के जो पेपर्स होते हैं वो वहीं पे जाएंगे चेक होने के लिए, सेंट्रलाइज्ड है वो। और उसमें पेपर चेक होते हैं, उसके कुछ मापदंड तय हैं कि इसी बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे, इसी बेसिस पे बच्चे का मूल्यांकन होगा। अभी क्या होता है, इस स्कूल के यहाँ चले गए, इस स्कूल के यहाँ आ गए, रैंडमली कुछ भी चेक हो रहा है, कहीं ज्यादा मार्क्स मिल गए कहीं कम मिल गए। तो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, और जो आंसर स्क्रिप्ट होते हैं उनके रोल नंबर भी इस तरह से लिखे होने चाहिए कि बिल्कुल टीचर्स को ये आइडिया नहीं लगे कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के या कहाँ के ये रोल नंबर्स हैं, कौन से स्कूल के हो सकते हैं। रैंडम होना चाहिए सब कुछ, ताकि बायसनेस को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट, ग्रेडिंग। इंट्रोड्यूसिंग ग्रेड्स इन प्लेस ऑफ मार्क्स एंड यूजिंग मोर ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। भाई मार्क्स देने की बजाय आप ग्रेड का इस्तेमाल करो। मार्क्स जो होता है वो ज्यादा भयभीत कर देते हैं बच्चों को, जैसे सीसी में होता है ना ग्रेड्स, वैसे ग्रेड्स का इस्तेमाल करो और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आप पूछो। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में क्या सुधार कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकल एग्जाम्स बेसिकली यही होते हैं जहां पे आपको लैब में जाके कुछ चीजें बतानी होती है टीचर को, या आपका वाइवा होता है, जैसे अभी बीएड में भी आपका हुआ होगा। तो इसमें क्या सुधार हो सकते हैं। इवेल्युएटिंग दी प्रोफिशिएंसी इन अ वाइडर वैरायटी ऑफ स्किल्स, कि बच्चे की बहुत सारी स्किल्स आपको यहाँ पे मापनी है। ठीक है, ये सिर्फ इस बेसिस पे नहीं देने मार्क्स उसे कि उसने क्लास में कैसा परफॉर्म किया, प्रैक्टिकल में बहुत सारी स्किल्स देखनी है। क्या क्या, जैसे इवेल्युएटिंग बोथ द प्रोसेस, हाउ दे डू इट, एंड प्रोडक्ट द फाइनल रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। कि मान लीजिए बच्चे को कोई केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या फिर कुछ प्रोजेक्ट बनाना था ज्वालामुखी का, तो बच्चे ने कैसा प्रोसेस फॉलो किया, किस तरीके से चीजें की बच्चे ने, और उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया, इन दोनों के बेसिस पे आपको मार्क्स देने हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग वेरिएबिलिटी। A detailed a detailed marking scheme provides clear guidelines for awarding marks, ensuring that all examiners evaluate answer sheets uniformly and consistently, thereby reducing differences between different examiners। यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि इस तरह की मार्किंग स्कीम होनी चाहिए कि मान लीजिए एक टीचर है, उसने कुछ प्रश्न पूछा बच्चे से ओरली कि तुम इसका जवाब दो, इसकी परिभाषा दो मैथमेटिक्स की। बच्चे ने जवाब दे दिया, टीचर खुश हो गया, उसने 10 में से 9 नंबर दे दिए। और एक दूसरा टीचर है, उसके आगे किसी बच्चे ने सेम डेफिनेशन बोली, उस बच्चे को 10 में से 4 नंबर मिले, जबकि डेफिनेशन सेम है। तो इस तरह से आपको मार्किंग स्कीम और चीजें डिजाइन करनी है कि अगर कोई भी टीचर मार्क्स दे रहा है तो वो सेम ही मार्क्स दे सेम कंटेंट के लिए। ये वेरिएबिलिटी को आपको कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ओरल एग्जामिनेशन, हमने प्रैक्टिकल देख लिया, अब मौखिक परीक्षाओं में क्या सुधार कर सकते हैं हम। तो इसमें पहला पॉइंट है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, की भाषा वाले जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, उनमें क्या करना चाहिए। It means assessing students' language skills by evaluating all important aspects of speaking, such as pronunciation, fluency, vocabulary, grammar, clarity, and confidence, rather than focusing on one skill। कि जो भी भाषा से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, उसका एग्जाम हो रहा है, तो स्टूडेंट का सिर्फ एक चीज देख के मार्क्स नहीं देने आपको कि हाँ बच्चे की शब्दावली बहुत अच्छी है इसे नंबर दे दो, ये बच्चे को कुछ नहीं आता पर इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा है तो मार्क्स दे दो। बच्चे की सारी चीजें आपको देखनी है कि वो सब्जेक्ट कैसे प्रोनाउंस कर रहा है वर्ड्स को, कितना फ्लुएंटली बोल रहा है, शब्दावली कैसी है, व्याकरण उसका कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है। इन सब चीजों के बेसिस पे मार्क्स देने आपको, सिर्फ एक स्किल के बेसिस पे मार्क्स नहीं देने हैं, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो ये तो भाषा की बात हो गई।
अब जो बिना भाषा वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, उसमें क्या करना चाहिए टीचर्स को? सो ड्यूरिंग ओरल एग्जामिनेशंस टीचर शुड आस्क जनरल क्वेश्चंस टू assess overall understanding, specific questions to check the accuracy of knowledge, and cross questions to evaluate the students depth of understanding and reasoning ability. ये जो बाकी गैर भाषाई जो सब्जेक्ट हैं उसमें टीचर को जनरल क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो लगभग सभी को आते हैं। फिर टीचर को बच्चे का कंसेप्ट चेक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहिए कि कहीं बच्चा रट के तो नहीं आया। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज वाले में ये चीजें करनी है और नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में ये करनी है। तो अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष। इन कंक्लूजन, एग्जामिनेशंस आर अ नेसेसरी एक्सरसाइज, कि भाई जो परीक्षाएं हैं वो बहुत जरूरी एक्सरसाइज होती हैं। दे मस्ट बी रिफॉर्म टू डेवलप बोथ द स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक एरियाज ऑफ पीपल्स ग्रोथ, कि भाई परीक्षा जो होती है उनमें इस तरह के सुधार की जरूरत है कि बच्चे पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करें, स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक एरियाज जो हैं, ठीक है, कि भाई वो अच्छे नागरिक बने, उनमें अच्छी वैल्यूज हों, उसके लिए भी बच्चे तैयार हों। इस तरह से परीक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। By moving from rote memorization to continuous grading system, exams can become a true measure of educational achievement. कि रट्टा पद्धति से आगे बढ़कर अगर एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि जिसमें बच्चे की ओवरऑल विकास हो तो वो सबसे बढ़िया है, मतलब, और वो एजुकेशन का सही मायने में अचीवमेंट है। क्या? रटने से लेके और असली में एजुकेशन का मायना हमें पूरा करना है। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।